तो स्टूडेंट्स अपन बता रहे थे ADR ऑफ एंटी साइकोटिक, मैं पहले ही बता चुका था, उसी कंटिन्यूएशन पर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक पे आपने जो बताया था पार्किंसन, ये जो पार्किंसन आपकी है, इसके केस में अपन इसको ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन कहेंगे। और ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन जब होती है तो उस कंडीशन में साइकोटिक पेशेंट को या साइजोफ्रेनिक पेशेंट को हम जो ड्रग देते हैं वो अपन देते हैं THP। THP का मतलब होता है ट्राईहेक्सीफेनिडिल, या अपन देते हैं, इसको बेंजोक्सोल भी कहते हैं, बेंजोक्सोल, या अपन प्रोसाइक्लिडिन, ये ड्रग जो आपकी हैं, ये दोनों की दोनों ड्रग आपकी हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक। तो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग आपकी हैं ये ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन के केस में अपन देते हैं। अगला मैंने बताया था कि EPS के केस में दूसरा जो एडवर्स इफेक्ट आपका रहता है वो आपका है अखाथीसिया, अखाथेसिया। ये अपन देखें कि जब भी एंटीसाइकोटिक अपन ड्रग अपन काम में ले रहे हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले आने वाला जो EPS है या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो आपका है वो सबसे पहले अकाथीसिया वाले सिम्टम्स आपके आएंगे। तो यहाँ पे अपन देखें अकाथीसिया आपका, ये आपका है प्राइमरी EPS, या अपन कहें सबसे पहले आने वाला जो सिम्टम आपका है वो अकाथीसिया आपका होगा। अगला मैंने बताया था इसके अंदर अकाइनेसिया, अकाइनेसिया की जो कंडीशन आपकी रहती है, इसका मतलब सीधा सा है मसल जो है ना उसके अंदर जो काइनेटिक्स है या एक तरह से मूवमेंट्स आपका वो आपका नहीं रहेगा। तो ये तीनों की तीनों क्या थे आपके, ये EPS रहते हैं, EPS जो कि हाई पोटेंसी वाली जो ड्रग आपकी रहती है उनके थ्रू सबसे ज़्यादा आते हैं। अगला अपन देखेंगे जब भी हम एंटीसाइकोटिक ड्रग अपन काम ले रहे हैं और उस टाइम पर एक तरह से ECT की ज़रूरत है। ECT का मतलब होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो आपकी है वो मसल रिलैक्सेशन के लिए अपन काम में लेते हैं। अब इसमें अपन देखें यदि कोई पेशेंट है और उसके साथ में पहले से ही एंटीसाइकोटिक ड्रग आपकी चल रही हैं तो वहाँ पर ECT से पहले एंटीसाइकोटिक ड्रग को अपन को बंद करना पड़ता है, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है EPS। क्यों? क्योंकि यदि आप एंटीसाइकोटिक ड्रग काम में लोगे और स्पेशली हाई पोटेंसी वाली ड्रग काम में लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, पार्किंसन भी होगी, अकाइथेसिया भी होगा आपका, और अकाइनेसिया आपका होगा। तो उस कंडीशन में मसल जो है, मसल का जो मूवमेंट आपका वो बना रहेगा, तो उस टाइम पर ECT करना काफ़ी मुश्किल रहता है। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि ECT करने से पहले क्या करते हैं कि जितनी भी आपकी एंटीसाइकोटिक जो ड्रग आपकी हैं, चाहे वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक हो चाहे वो आपका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हो, उनको अपन को बंद करना पड़ता है। इसका मतलब या स्टार लगा करके लिख देते हैं अपन कि एंटीसाइकोटिक आर स्टॉप बिफोर ECT। और ECT जब अपन करते हैं तो वहाँ पे एक ड्रग अपन काम में लेते हैं, इसका नाम है सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइल जो कोलिन आपकी है ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट आपकी है, तो यहाँ पर सक्सिनाइलकोलिन देते हैं ECT के अंदर, और उससे पहले अपन को क्या करना पड़ता है कि एंटीसाइकोटिक जो ड्रग आपकी है, चाहे वो टिपिकल हो चाहे वो आपका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक हो, उसको अपन को बंद करना पड़ता है। तो ये याद रखनी है, एक बात और याद रखनी है कि यदि मान के चलिए पेशेंट आपका है सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन वाला है और साथ के साथ में साइकोटिक सिम्टम्स भी आपके आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ECT करने से पहले आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग एडमिनिस्टर कर देनी होती है, लेकिन वहाँ पे अपन ECT नहीं करते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि जब पेशेंट आपका सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन है, साइकोसिस या अपन साइजोफ्रेनिक सिम्टम्स भी आपके आ रहे हैं, तो उस टाइम पर हमको एंटीसाइकोटिक ड्रग भी काम में लेनी पड़ती है। दूसरी अपन बात करें कि यदि कोई पेशेंट आपका मैनिक है, और मैनिया के केस में क्या होता है, हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन आपका रहता है, एक्साइटेशन आपका रहता है, तो उस कंडीशन में यदि
बेंजोडाइजिपिन से यदि मैनिक जो अटैक आपके हैं वो स्टॉप नहीं हो रहे हैं तो उस टाइम पर भी हम एंटीसाइकोटिक ड्रग काम में लेते हैं, और स्पेशली उसमें क्लोजापिन काम में लेते हैं या ओलेंजापिन काम में लेते हैं। ओलेंजापिन मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग के तौर पर अपन काम में लेते हैं यदि पेशेंट आपका मैनिक है। और साथ के साथ में ये देखें कि जो मैनिक अटैक आपके हैं वो बेंजोडाइजिपिन जैसे अपन कहें लोराजीपाम इस तरह की ड्रग से वो स्टॉप नहीं हो रहे हैं तो उसके केस में अपन एंटीसाइकोटिक ओलेंजापिन काम में ले सकते हैं, या अपन कहें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ओलेंजापिन काम में ले सकते हैं। तो ये पार्ट आपका था एंटीसाइकोटिक ड्रग से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे साइकोसिस के केस में दूसरे डिसऑर्डर आपके हैं जिनको अपन कहते हैं अफेक्टिव डिसऑर्डर। और अफेक्टिव डिसऑर्डर जो आपका है उसके केस में अपन 3 डिसऑर्डर काम में लेते हैं या 3 डिसऑर्डर आपके कंसीडर होते हैं। यहां हमने लिख दिया अफेक्टिव डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर। और अफेक्टिव डिसऑर्डर के केस में अपन ने ये 3 डिसऑर्डर आपके हो गए। एक तो आपका है डिप्रेशन, दूसरा आपका है मेनिया, और तीसरा आपका है बाइपोलर डिसऑर्डर। यहां अपन देखें डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के केस में हमेशा न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ 5-HT एंड नॉर एड्रेनलिन आपका कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो लेवल ऑफ 5-HT आपका है वो आपका कम होगा और लेवल आपका नॉर एड्रेनलिन जो आपका है वो आपका कम होगा। इसका मतलब सीधा सा है जो रिलीज आपकी है वो आपकी नहीं हो पाएगी, और रिलीज का मतलब सीधा सा है कि वेसिकल से जो नॉर एड्रेनलिन है और दूसरा आपका सेरोटोनिन आपका है ये रिलीज नहीं होगा। जब रिलीज नहीं होगा तो उस कंडीशन में न्यूरोट्रांसमिशन में आपका कम होगा। इसलिए यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डिक्रीज मोनो अमीनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन अमीनो क्यों बोला अपन ने? इसलिए बोला कि भाई ऐसा है कि ये जो आपके नॉरएड्रेनलिन है और दूसरा आपका 5-HT है, ये दोनों के दोनों आपके अमीन टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर आपके रहते हैं। तो डिप्रेशन जो आपका है वो हमेशा किसके थ्रू होगा? जब ब्रेन के अंदर 5-HT और Na या अपन नॉरएड्रेनल का जो लेवल आपका है वो कम होगा तो उस कंडीशन में डिप्रेशन होगा। यहाँ अपन देखें डिप्रेशन के केस में यदि आप ड्रग ऑफ चॉइस की बात करो, ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा अपन फ्लॉक्सीटिन काम में लेते हैं, फ्लॉक्सीटिन कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो फ्लॉक्सीटिन क्या होगी डिप्रेशन के केस में? ड्रग ऑफ चॉइस। दूसरा पर लेके चले मेनिया, तो मेनिया किस मैंने पहले ही बताया था कि मेनिया क्या है आपका? ये हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन है। तो हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन जो आपका है तो उस कंडीशन में यहां क्या होगा आपका? ये हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन, मैंने ये भी बताया था आपको कि हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन आपका होगा, साथ के साथ में डिस्ट्रक्टिव आइडियाज आपके होंगे, या अपन ऐसे कहें कि मेनिया के केस में कभी पॉजिटिव आइडिया आपके नहीं आते, वहाँ पे नेगेटिव आइडियाज भी आपके आते हैं। यहाँ पे जो मेनिया है तो मेनिया के केस में हमेशा जो मूड आपका है उसको स्टेबल करना पड़ता है। तो ड्रग अपन जब काम में लेंगे तो मेनिया केस में वो ड्रग कहलाती है आपकी मूड स्टेबलाइजर। तो मेनिया के केस में जो ड्रग आपकी रहती है, ड्रग जो आपकी होगी उसको अपन कहते हैं मूड स्टेबलाइजर। और सबसे बढ़िया मूड स्टेबलाइजर जो आपका है वो है लिथियम। इसका मतलब मेनिया के केस में जो मोस्ट प्रेफर्ड जो ड्रग आपकी है वो कौन सी होगी? लिथियम होगी। और लिथियम आपकी ऐसी ड्रग है जिसकी लिए रिक्वायरमेंट पड़ता है TDM, और TDM का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ता है क्योंकि इसकी थेरापेटिक इंडेक्स आपकी कम होती है, या ऐसे कहें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसकी जो काफ़ी कम रहती है, तो उसके केस में थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, या अपन ऐसे कहें कि डोज का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कभी डोज को बढ़ाना पड़ता है, कभी डोज को कम करना पड़ता है। तो डोज के एडजस्टमेंट को अपन कहते हैं थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तीसरा जो पार्ट आपका रहता है जिसको अपन कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में अपन कहें कि यहाँ पे ये आपका बाइपोलर मतलब बाई मतलब 2, इसका मतलब सीधा सा है इसके अंदर 2 फेज होंगी। तो ये आपकी 2 फेज होंगी, 2
टू फेजिक है। तो जो दो फेज आपकी रहती है, तो पहली जो फेज आपकी रहती है वो रहती है आपकी मैनिक फेज। मैनिक फेज, इसका मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर पहली बार में क्या आएगा, मैनी आएगा, या अपन कहें एक तरह से हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन होगा विद नेगेटिव आइडियाज होगा। और साथ के साथ में ये जो मैनिक फेज आपकी आगे जाके कन्वर्ट होती है डिप्रेसिव फेज के अंदर। डिप्रेसिव फेज, डिप्रेसिव फेज, तो इसका मतलब सीधा सा इसके अंदर दो फेज आपकी होगी, एक तो मैनिक फेज हो गई और दूसरी आपकी डिप्रेसिव फेज होगी। तो यहाँ पर अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं वो अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। यदि मैनिक साइकोसिस है तो उस कंडीशन में अलग ड्रग काम में लेंगे, और यदि डिप्रेसिव साइकोसिस आपकी है तो उस कंडीशन में अलग ड्रग काम में लेंगे। यहाँ पे अपन देखें बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में भी अपन देखें, यदि ड्रग ऑफ चॉइस की अपन बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस तो आपकी लिथियम होगी, लिथियम, लेकिन होगी आपकी प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस जो ड्रग ऑफ चॉइस आपकी है वो लिथियम होगी, लेकिन दूसरी ड्रग भी अपन काम में ले सकते हैं, जैसे आपका बेंजोडाइजिपिन काम में लेते हैं, जैसे लोराज़िपाम। तो ये तो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन आपका हो गया कि अफेक्टिव डिसऑर्डर जो आपके रहते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आपके होंगे, डिप्रेशन, मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। ये आपका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था जो कि अफेक्टिव डिसऑर्डर के से रिलेटेड आपका था। अब हम देखें कि एक एक को लेके चलते हैं कि जैसे डिप्रेशन आपका है तो डिप्रेशन के केस में कौन सी ड्रग काम में लेंगे, मैनिया है तो मैनिया के केस में एग्जैक्टली कौन कौन सी ड्रग अपन काम में लेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर आपका है तो उसके केस में कौन सी ड्रग काम में लेंगे। तो यहाँ पे अपन देखें, अब हम देख के चलते हैं कि यदि बात करें ड्रग की, तो यहां लिख दिया हमने ड्रग फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन, डिप्रेशन के केस में अपन देखें दो तरह की ड्रग अपन काम में लेते हैं। एक तो ड्रग आपकी टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट और दूसरी आपकी रहती है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। यहां हमने देखा कि एक ड्रग आपकी टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट और दूसरी आपकी एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। अब हम देखें टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जो आपकी ड्रग है उसमें अपन काम में लेते हैं TCA, TCA। दूसरा अपन काम में लेते हैं SSRI और तीसरा अपन काम में लेते हैं माओ इनहिबिटर। उसमें भी आपका एक तो A होता है और दूसरा आपका B रहता है, मतलब माओ A और माओ B। जो माओ A आपका है ये आपका रहता है लीवर में रहता है, ये आपका इंटेस्टाइन में रहता है और ये आपका पेरिफेरल नर्व एंडिंग। और बात करें अपन बी की, तो बी जो आपका है एक तो लीवर में रहता है और दूसरा आपका रहता है ये ब्रेन। यदि अपन बात करें डिप्रेशन के केस में, तो डिप्रेशन के केस में माओ ए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपका, माओ बी नहीं है। यदि बात करें अपन पार्किंसन की, तो पार्किंसन के केस में आपका माओ बी रिस्पॉन्सिबल रहता है क्योंकि ये ब्रेन के अंदर है। तो यहाँ पे आपका बी तो क्या करता है, पार्किंसन। पार्किंसन और ए जो आपका है ये करता है डिप्रेशन। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर ए का लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में डिप्रेशन आपका होगा, और बी का लेवल यदि ब्रेन के अंदर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में पार्किंसन आपकी होगी। इसमें अपन देखें TCA, TCA का मतलब होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, TCA वाली ड्रग आपकी रहती है, इनकी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी काफी कम होती है, तो उस कंडीशन में भी TDM की जरूरत पड़ती है, अपन कहें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। बात करें अपन SSRI की, SSRI का मतलब होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। और ये ड्रग आपकी सीधा सा है मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग आपकी रहती है, मोस्ट प्रेफर्ड। बी की अपन बात करें तो बी की जो लोकेशन आपकी है वो एक तो लीवर में रहती है और दूसरी आपकी
ब्रेन रहती है। जैसे मैंने बताया डिप्रेशन की अपन बात करें तो माओ ए जो आपका है डिप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, और यदि अपन बात करें डिप्रेशन, और यदि बी की अपन बात करें तो ये करेगा आपका पार्किंसन। तो पार्किंसन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, और मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए जो आपका है वो डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हम बात करें एसएसआरआई की, तो एसएसआरआई के केस में अपन कहते हैं ये ड्रग आपकी ऐसी हैं जिनको अपन मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग अपन मान के चलते हैं। इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन के केस में सबसे पहले काम आने वाली जो ड्रग आपकी हैं वो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इनको सबसे पहले अपन काम में लेते हैं। फ्लॉक्सीटिन जो आपका है वो एसएसआरआई की कैटेगरी में आता है, जिसको अपन एक तरह से ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं इन केस ऑफ डिप्रेशन। अब हम देखें कि यदि अपन देख के चल रहे हैं एटिपिकल की बात करें तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग आपकी रहती है वो काफ़ी कम है। इसमें सबसे पहली जो ड्रग आपकी है वो है वेनलाफैक्सिन। ये आपका मूड स्टेबलाइजर है, ये आपका क्या है मूड स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। और दूसरी बात करें ये जो ड्रग आपकी रहती है ये आपकी शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन वाली ड्रग है। इसका मतलब यदि डिप्रेसिव फेज है तो उस कंडीशन में वेनलाफैक्सिन सबसे पहले देंगे अपन, ताकि क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन काफ़ी शॉर्ट है, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका शॉर्ट होगा तो उस कंडीशन में इफेक्ट या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसका सबसे पहले आएगा। अगली जो ड्रग आपकी है वो है आपकी ट्राजोडोन। ट्राजोडोन आपकी ऐसी ड्रग है जो अल्फा रिसेप्टर में काम करती है। और दूसरी अपन बात करें ट्राजोडोन देने के बाद में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो मेल के केस में इरेक्शन जो आपका पेनफुल रहता है, जिसको अपन कहें प्रियापिज्म। तो ट्राजोडोन जो आपका है ये करता है प्रियापिज्म। और प्रियापिज्म का मतलब होता है कि इरेक्शन विद पेन, तो उस कंडीशन में ट्राजोडोन भी अपन काम में लेते हैं। एक ड्रग जो आपकी है उसका नाम है मियान सेरिन। तो मियान सेरिन जो आपका है इसको भी अपन काम में लेते हैं एज ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक। ये कुछ एक ड्रग आपकी रहती हैं जिनको अपन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के तौर पर अपन काम में लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली जो ड्रग आपकी रहती है वो वेनलाफैक्सिन अपन काम में लेते हैं। अब हम देखें, अब एक एक करके लेके चलते हैं इसको। यहां हमने इसको हटा दिया। अब हम बात करें, आप सबसे पहले टीसीओ को लेके चलते हैं कि टीसीओ को याद कैसे करना है। टीसीओ को याद करने का सिंपल सा तरीका है, एक कंपनी का नाम है आईटीसी और यहाँ लिख दिया अमेठी। अमेठी शहर का नाम आपका हो गया और आईटीसी कंपनी का नाम होगा। ये आपका आईटीसी हो गया, तो आई मतलब इमिप्रामाइन। दूसरा टी का मतलब होता है ट्राइमीप्रामाइन। और अगली अपन बात करें वो आपकी है क्लोमीप्रामाइन। इसका मतलब सीधा सा सब के अंदर प्रामाइन प्रामाइन करके है, तो उस कंडीशन में याद कर सकते हैं। और जो न्यूमोनिक अपना बन गया वो आईटीसी आपका। एमिटी का मतलब होता है एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन आपका। ये ड्रग आपकी ऐसी है जिसको अपन आईटीसी एमिटी के लेके चल रहे हैं। ये चारों के चारों जो ड्रग आपकी हैं इनका काम होगा इनहिबिशन रीअपटेक ऑफ 5-HT एंड NA। इसका मतलब टीसीए जो आपके इनको अपन कहते हैं SNRI। इसका मतलब सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो यहाँ पे क्या आपका 5-HT सेरोटोनिन आपका हो गया, नॉरएड्रेनालिन। इसका मतलब ये जो ड्रग आपकी हैं टीसीए वाली, ये किस पे काम करेंगी, सेरोटोनिन को भी इनहिबिट करेंगे या रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे, साथ के साथ में नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को भी इनहिबिट करेंगे। अगली जो ड्रग आपकी इसको अपन याद रख सकते हैं DNA। डीएनए का मतलब होता है डेसिमिप्रामाइन। एन का मतलब होता है
लीन, और ए का मतलब होता है अमोक्सापिन। तो यहाँ पे इसको याद करना था, जिसके अंदर पर 5-HT पे काम कर रही थी ड्रग, और दूसरा आपका Na पे काम कर रही थी। यहाँ पे ये जो ड्रग आपकी रहती है ये सिर्फ और सिर्फ इनहिबिट करेंगी Na को, इनहिबिट रीअपटेक ऑफ Na ओनली। तो यहाँ पे TCA-MAT वाली जो ड्रग आपकी थी वो तो दोनों पे काम कर रही थी, और यहाँ पे DNA वाली जो ड्रग आपकी है वो सिर्फ और सिर्फ नोरेड्रेनालिन पे ही काम करेंगे। अब इसमें अपन देखें ये ड्रग काम कैसे करती है, इसको लेके चलते हैं हम लोग। यहां हमने देखा कि ये अपनी वेसिकल हो गई, ये आपका वेसिकल है, और इस वेसिकल के अंदर एक तो 5-HT आपका है और दूसरा आपका Na है। इनके प्रिकर्सर दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रिकर्सर आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब भी ये आपका यहाँ पे आएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक प्रोसेस होगी जिसको अपन कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। हमेशा रिलीज जो होगी आपकी, तो वो ये आपका Na रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये Na रिलीज तो हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है, लेकिन रिलीज होने के बाद में क्या होता है, वापस वेसिकल के अंदर चले जाता है। इसको अपन कहते हैं रीअपटेक। तो इसका मतलब रीअपटेक हो गया और वो रिलीज नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होगा। जब न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में डिप्रेशन बढ़ेगा या डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा। ऐसे अपन बात करें 5-HT की बात करें तो ये आपकी क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जब भी आपका रिलीज होगा तो रिलीज होगा आपका वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और जो प्रोसेस आपकी होगी वो एक्सोसाइटोसिस वाली होगी। अब Na रिलीज हो गया, ऐसे आपका 5-HT रिलीज रहता है। तो यहाँ पे अपन देखें कि Na रिलीज आपका हुआ है और उधर आपका 5-HT रिलीज होता है, तो यहाँ पे इसको अपन इसको हटाते हैं, ऐसे आपका ये 5-HT, दोनों की प्रोसेस वही होगी। दोनों की केस में एक्सोसाइटोसिस आपका होगा और दोनों की दोनों सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ही रिलीज होंगे। अब क्या होता है कि 5-HT आपका दोबारा से वापस चलेगा, तो ये प्रोसेस भी आपकी क्या हो गई, रीअपटेक। तो इसका मतलब सीधा सा है 5-HT आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नहीं आया तो उस कंडीशन में भी डिप्रेसिव फेज आपकी डेवलप हो सकती है, या डिप्रेसिव अटैक आपका, या डिप्रेशन का जो अटैक आपका है वो आपका आ सकता है। अब हमने देखा कि यहाँ पे अपन ने 5-HT लिया था और यहाँ पे अपन ने नोरेड्रेनालिन लिया था। इसके केस में यदि अपन इसको ऐसे करके लेके चले, ये दोबारा से हमने सिनेप्टिक क्लेफ्ट बना दी, तो यहाँ पे अपन ने वही Na और 5-HT ये दोनों की दोनों आपके यहाँ पे रिलीज होकर के आएंगे, ये आपका Na और 5-HT। इसका मतलब ये आपका फिर आपका रीअपटेक हो गया, Na आपका रीअपटेक हो गया और इधर साथ के साथ में आपका 5-HT का रीअपटेक होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ड्रग अपन काम में लेंगे, यदि हमको रीअपटेक को, दोनों के रीअपटेक को रोकना है, तो उस कंडीशन में अपन काम में लेते हैं TCA। तो TCA जो आपका है ये नोरेड्रेनालिन के रीअपटेक पे काम करेगा, साथ के साथ में आपका 5-HT के रीअपटेक पे भी काम करेगा। लेकिन अपन बात करें सिर्फ और सिर्फ 5-HT की अपन बात करें तो 5-HT के रीअपटेक को अपन को रोकना है, तो उस कंडीशन में ये आपका रीअपटेक और ये भी आपका रीअपटेक। TCA कब काम में लिया था अपन ने, जब नोरेड्रेनालिन और 5-HT दोनों के रीअपटेक को रोकना था। लेकिन यहाँ पे अपन यदि सिर्फ और सिर्फ 5-HT के रीअपटेक को रोक रहे हैं तो उस कंडीशन में काम ले सकते हैं SSRI। तो 5-HT के रीअपटेक को या अपन सेरोटोनिन के रीअपटेक को काम में रोकने के लिए अपन TCA भी काम में ले सकते हैं और SSRI भी काम में ले सकते हैं। अब हमने देखा कि ये जो पार्ट आपका था TCA से रिलेटेड था, जिसके अंदर ड्रग आपकी कौन कौन सी होंगी, साथ के साथ में वो आपकी काम कैसे करेंगे। अगला हम देखें कि जो
एज ए टीसी अपन ने काम में लिया है, जिस ड्रग को अपन एज ए टीसी अपन काम में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट काम में लेने के बाद में, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट काम में लेने के बाद में जो एडवर्स इफेक्ट आपके हैं वो कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ADR ऑफ TCA। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट चाहे वो आपका ITC-MAT वाली ड्रग थी, या अपन कहें एक तरह से इमिप्रामाइन आपका था, और दूसरा ये ट्राइमिप्रामाइन करके था, या अपन DNA वाली जो ड्रग की थी जिसमें डेसिमिप्रामाइन आपका था, नॉरटेप्टिलिन आपका था और अमोक्सासिलिन आपका था। तो उनसे रिलेटेड जो ड्रग आपकी हैं उसके अंदर अपन सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट देखें और उसके बाद उसका थेरेपेटिक यूज भी अपन लेके चलेंगे साथ के साथ में। यहाँ पे अपन देखें जितनी भी TC आपकी हैं तो वहाँ पे पहला जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपका है वो है सिडेशन। दूसरा आपका है वेट गेन। जितने भी आपके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग आपकी थी उनके थ्रू सिडेशन भी होगा और वेट गेन भी होगा। साथ के साथ में यहाँ पर TCA के केस में रिक्वायरमेंट होता है रिक्वायर्ड TDM, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, या अपन बात करें थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है TCA की कम होती है, उस कंडीशन में हमको थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी, डोज एडजस्टमेंट अपन करना पड़ेगा। अब इसमें अपन देखें कि यदि यूज़ के हिसाब से अपन लेके चलें कि TCA के अंदर कुछ एक ड्रग आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं जिसको अपन को डिस्कस करना होता है। पहली जो आपकी है इमिप्रामाइन। इमिप्रामाइन को अपन मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग मानते हैं, मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग मानते हैं, ड्रग इन नॉक्टर्नल और एन्यूरिसिस। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस जिसको अपन कहते हैं वेट बेड वेटिंग। छोटे बच्चे जो है सुसु कर देते हैं, या एक तरह से एन्यूरिसिस जो आपकी रहती है उसके केस में जो ड्रग अपन काम में लेते हैं इमिप्रामाइन। इट इज मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग बट इट इज नॉट ड्रग ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस की अपन बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस इज वो आपकी रहती है डेस्मोप्रेसिन। जो डेस्मोप्रेसिन आपकी है उसको अपन काम में लेंगे यदि ऑप्शन के अंदर डेस्मोप्रेसिन नहीं लिखा हुआ है और सिर्फ और सिर्फ आपका इमिप्रामाइन लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में मोस्ट प्रेफर्ड जो ऑप्शन आपका होगा या परफेक्ट ऑप्शन जो आपका हो इमिप्रामाइन होगा। यदि मान के चलिए डेस्मोप्रेसिन भी लिखा हुआ है और इमिप्रामाइन भी लिखा हुआ है तो वहाँ पर अपन डेस्मोप्रेसिन को अपन एज ए ड्रग ऑफ चॉइस काम में लेंगे, या जो ऑप्शन आपका होगा डेस्मोप्रेसिन का होगा। अगली जो ड्रग आपकी है वो है नॉरट्रिप्टिलिन ऐसी ड्रग है जिसको अपन न्यूरोलॉजिकल जो पेन आपका रहता है उसके केस में काम में लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल पेन जो आपका रहता है उसके केस में नॉरट्रिप्टिलिन अपन काम में लेते हैं। तो ये जो दो ड्रग आपकी रहती है जिसकी क्लिनिकल यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगली जो ड्रग आपकी है वो है डेसिमिप्रामाइन आपकी ऐसी ड्रग है जो कि पोटेंट भी है और लॉन्ग एक्टिंग है। लॉन्ग एक्टिंग TC अपन कह सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा है ये ड्रग आपकी ऐसी है जिसको एक तरह से दिन में एक बार भी अपन देते हैं तो उस कंडीशन में इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी लंबा रहेगा। अब हम लेके चलते हैं अगली जो ड्रग आपकी है जिसको डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में अपन काम में लेते हैं, जिसको मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग के तौर पर अपन काम में लेंगे, और उनका नाम आपका है SSRI मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसका मतलब SSRI जो आपकी ड्रग हैं इनको अपन सबसे पहले मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग फॉर डिप्रेशन। कहने को तो TC भी जो आपका था वो
सेरोटोनिन के रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहा था, लेकिन उनको प्रेफर्ड नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी थेरापेटिक इंडेक्स कम होती है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, या अपन ऐसे कहें टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनको मोस्ट प्रेफर्ड अपन ड्रग ना ही मान के चल रहे थे। लेकिन जो SSRI आपकी, उनको मोस्ट प्रेफर्ड अपन इसलिए मानते हैं कि इनके थ्रू अपन बात करें नो सेडेशन ड्यू टू, पहला नो सेडेशन, कोई सेडेशन नहीं होता, कोई सेडेशन नहीं होता। दूसरा आपका नो वेट गेन, और तीसरा आपका है नो रिक्वायरमेंट ऑफ TDM। तो TDM की भी जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ती। इस कारण से SSRI को सबसे पहले काम आने वाली ड्रग के तौर पर अपन काम में लेते हैं डिप्रेशन के केस में। अब इसमें अपन देखें ड्रग कौन कौन सी होंगी। ड्रग कौन सी होंगी इसमें सबसे पहले अपन पहली ड्रग क्या लेके चलते हैं, वो आपकी है फ्लॉक्सीटिन। फ्लॉक्सीटिन, देखिए फ्लॉक्सीटिन आपकी ऐसी ड्रग है जिसको अपन ड्रग ऑफ चॉइस मान के चलते हैं इन केस ऑफ, पहला अपन लेके चलते हैं, ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है इन, पहला आपका है डिप्रेशन, डिप्रेशन के केस में इसको ड्रग ऑफ चॉइस मान के चलते हैं अपन। दूसरा अपन लेके चल रहे हैं अगला फोबिया, फोबिया है तो उसके केस में भी ड्रग ऑफ चॉइस आपकी फ्लॉक्सीटिन होगी। यदि अपन मान के चलें PTSD, पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आपका है तो उसके केस में भी अपन फ्लॉक्सीटिन को ड्रग ऑफ चॉइस मान के चलें। अगला OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके केस में भी हम ड्रग ऑफ चॉइस फ्लॉक्सीटिन को लेके चलते हैं। अगला बुलिमिया, बुलिमिया, और बुलिमिया को अपन कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, तो ईटिंग डिसऑर्डर के केस में भी ड्रग ऑफ चॉइस आपकी फ्लॉक्सीटिन होगी। अगला यदि अपन बात करें menstrual stress syndrome, menstrual stress syndrome, जब भी पीरियड शुरू होता है तो उस टाइम पे एक तरह से स्ट्रेस रहता है, तो उस स्ट्रेस के केस में भी अपन एज ए ड्रग ऑफ चॉइस काम में लेते हैं फ्लॉक्सीटिन को काम है। तो फ्लॉक्सीटिन जो आपकी है ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे अपन काम में लेते हैं, और ये ड्रग आपकी लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, ये आपकी लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, काफ़ी लंबे टाइम तक काम करती है, अपन कहें एक तरह से ODs को अपन काम में लेते हैं। तो पहली जो ड्रग आपकी है फ्लॉक्सीटिन, जिसको डिप्रेशन, फोबिया, PTSD, OCD, वुलिमिया, या अपन कहें मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस डिसऑर्डर जो आपका रहता है, या अपन मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस की जगह पेन डिसऑर्डर भी अपन कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल पेन सिंड्रोम भी अपन कहते हैं इसको, तो उस कंडीशन में भी अपन काम में ले सकते हैं फ्लॉक्सीटिन काम में ले सकते हैं। तो ये ड्रग आपकी हो गई फ्लॉक्सीटिन। अगली जो ड्रग आपकी है अगली जो ड्रग आपकी है वो है डुलोक्सीटिन। डुलोक्सीटिन, डुलोक्सीटिन जो आपकी है इसको काम में लेते हैं हम लोग यूज इन न्यूरोलॉजिक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिक पेन, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल यदि पेन है तो उस कंडीशन में हम डुलोक्सीटिन को अपन काम में लेंगे। ऐसे आपकी है पैरोक्सीटिन, पैरोक्सीटिन ये भी जो ड्रग आपकी रहती है इसको अपन डिप्रेशन में काम में लेते हैं। ऐसे आपकी एसिटेलोप्राम, सिटेलोप्राम ये आपका है मोस्ट स्पेसिफिक SSRI,
यदि आपसे पूछे कोई मोस्ट स्पेसिफिक एसएसआरआई इन डिप्रेशन की अपन बात करें तो आपको एसिटेलोप्राम का नाम लेना है। यदि आपसे कहे कोई प्रोटोटाइप एसएसआरआई तो वहाँ पे आपको फ्लॉक्सीटिन का नाम लेना है। तो यहाँ पे अपन बात करें जो फ्लॉक्सीटिन है, फ्लॉक्सीटिन ये आपका प्रोटोटाइप एसएसआरआई है, प्रोटोटाइप एसएसआरआई। तो मोस्ट स्पेसिफिक आपका एसिटेलोप्राम हो गया और प्रोटोटाइप आपका फ्लॉक्सीटिन आपका हो गया। तो पैरोक्सिटिन जो आपका है ये भी आपका लॉन्ग एक्टिंग है। अब हम देखें कि ये जो ड्रग, जितनी भी ड्रग आपकी हैं, इनके थ्रू भी कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट आपका रहेगा ही रहेगा। हमने मान लिया कि मोस्ट प्रिफरली अपन काम में लेते हैं, लेकिन इनके थ्रू जो एडवर्स इफेक्ट आपके आते हैं जिनको अपन स्पेसिफिकली कह सकते हैं, पहला एडवर्स इफेक्ट जो आपका है यहां पर लेके चलते हैं, इसको हटाते हैं। यहां हमने लिख दिया ADR ऑफ SSRI, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ SSRI। तो यहां पे पहला जो एडवर्स इफेक्ट आपका है, पहला वो आपका है इसके अंदर, वो है वॉमिटिंग। जब भी SSRI अपन लेते हैं तो उस टाइम पे वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। अगला जो आपका है वो आपका है एंजाइटी, और एंजाइटी के बाद में होता है आपका डायरिया। ये तीन जो इफेक्ट आपके हैं या एडवर्स इफेक्ट आपके हैं ये SSRI के थ्रू आएंगे। अगला जो आपका है, यदि मान के चलिए SSRI आप देते हो, SSRI आप देते हो और साथ के साथ में आपका माओ इनहिबिटर भी अपन काम में लेते हैं, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर पेशेंट को सेरोटोनिन सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख लिया SSRI जो आपका है ये आपका कॉज करता है, कॉज सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन कब? व्हेन co-administered with MAO A inhibitor, MAO इनहिबिटर। माओ चाहे आपका सेलेक्टिव हो चाहे वो आपका नॉन सेलेक्टिव हो, दोनों के साथ में यदि आप SSRI कोई सा भी काम में लोगे, चाहे वो फ्लॉक्सीटिन काम में लो, चाहे पैरोक्सिटिन काम में लो, चाहे आप डोलोक्सिटिन काम में लो, चाहे सिटेलोप्राम काम में लो, चाहे आपका एसिटेलोप्राम काम में लो, चाहे आपका सर्ट्रालिन का अपन काम में लें, तो इस तरह की जो ड्रग आपकी रहती है जिनको अपन लेके चले थे SSRI के अंदर लेके चले थे, ये ड्रग यदि माओ इनहिबिटर के साथ में दी जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। और सेरोटोनिन सिंड्रोम के केस में जो एंटीडोट आपका होगा, एंटीडोट जो आपका है, एंटीडोट जो है वो आपका होगा साइप्रोहेप्टाडीन। साइप्रोहेप्टाडीन ये आपकी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, H1 एंटागोनिस्ट आपका है। तो H1 एंटागोनिस्ट जो आपका साइप्रोहेप्टाडीन है वो सेरोटोनिन के केस में अपन एज ए एंटीडोट काम में लेते हैं, या सेरोटोनिन पॉइजनिंग जो आपकी रहती है तो उसके केस में भी अपन क्या काम में लेंगे? साइप्रोहेप्टाडीन काम में लेंगे। तो ये जो ड्रग आपकी कौन सी थी? SSRI। अगला अपन लेके चलते हैं, अगली जो ड्रग आपकी है वो है तीसरी, माओ इनहिबिटर। तो माओ इनहिबिटर मैंने बताया था पहले कि माओ जो आपका है, एक तो यहां पर कहें बात करें, इधर ले लेते हैं इसको, एक तो ए है, ये आपका बी है। यदि ए की अपन बात करें तो ए की जो लोकेशन आपकी रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, दूसरी आपकी लीवर में होगा, और तीसरा आपका पेरिफेरल नर्व एंडिंग के अंदर होगा। बात करें अपन बी की अपन बात करें तो इसकी जो लोकेशन आपकी है, एक तो रहती है आपकी लीवर के अंदर और दूसरा आपका रहता है ब्रेन के अंदर। शुरुआत में मैं बता चुका था कि बी जो आपका है पार्किंसन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ए जो आपका है वो डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है। तो माओ ए जो रिसेप्टर आपका है, यहाँ पे इनहिबिटर के बात नहीं कर रहे, माओ ए की बात करें तो माओ ए जो आपका है डिप्रेशन कॉज करेगा और माओ बी जो आपका पार्किंसन कॉज करेगा। तो जब डिप्रेशन कॉज करेगा तो उस कंडीशन में अपन ड्रग कहाँ मिलेंगे, माओ इनहिबिटर कहाँ मिलेंगे। ये दो तरह की ड्रग होंगी, एक तो आपकी नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है वो ए पे भी काम करेगी और बी पे भी काम करेगी, उसको अपन नॉन सेलेक्टिव कहेंगे। और दूसरी आपकी रहती है रीमा। रीमा का मतलब होता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए, इसको अपन कहते हैं रीमा। यहां पे अपन जो ड्रग के हिसाब से अपन बात करें तो आपको नॉन सेलेक्ट की अपन बात करें तो यहां पे आपको याद रखना है टिप, टिप याद रखना है, टिप। टिप जो देते हैं अपन होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर, टिप का मतलब होता है टी मतलब ट्रेनिल सिप्रामाइन। दूसरी जो ड्रग आपकी है आई फॉर आइसो कार्बोक्साजाइड। तीसरी आपकी है फेनेलजीन, फेनेलजीन। तो टिप आपको नॉन सेलेक्टिव की अपन बात करें, यदि नॉन सेलेक्टिव आपका माओ इनहिबिटर है तो आपको याद रखना है टिप याद रखना है। और दूसरी अपन बात करें रीमा की अपन बात करें तो रीमा के केस में आपको याद रखना है एम और सी। एम फॉर मैक्लोबेमाइड और सी फॉर क्लोर्जिलिन। तो रीमा और एमसी ये तो आपको रीमा के केस में याद रखना है। और बात करें नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर की बात करें तो उसके केस में आपको याद रखना है टिप। अब इसमें देखें कि यदि आपने माओ इनहिबिटर काम में लिए हैं, जब भी आपने माओ इनहिबिटर काम में लेते हैं उसके केस में तो याद रखने वाली जो बात है वो आपको ये रखनी है कि जब भी हम माओ इनहिबिटर काम में लेंगे तो उसके केस में एक कंडीशन आपकी जरूर आएगी। यदि पेशेंट कैसा है आपका कार्डियक पेशेंट है तो कार्डियक पेशेंट के केस में काम क्या होगा कि हमने पहले बता दिया था कि माओ ए जो आपका इंटेस्टाइन के अंदर है और इंटेस्टाइन के अंदर जो माओ ए है ये टायरामाइन का डाइजेशन करता है या मेटाबॉलिज्म करता है या अपन करते हैं डाइजेशन ऑफ टायरामाइन जो आपका है उसका वो कौन करेगा, माओ ए करेगा। अब हमने क्या किया कि माओ इनहिबिटर दे दिए तो उस कंडीशन में इंटेस्टाइन के अंदर जो टायरामाइन आपका है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो उस कंडीशन में टायरामाइन एड्रिनर्जिक एक्टिविटी जो आपकी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और एड्रिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ने के कारण हाइपरटेंसिव क्राइसिस रहती है। और ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब होती है, जब हम चीज़ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट अपन लेके चलते हैं, जैसे आपका बटर हो गया, जंक फूड आपके हो गए, तो उसके अंदर क्या होता है आपका टायरामाइन होता है और वो टायरामाइन आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में एनर्जिक एक्टिविटी आपकी बढ़ती है, तो उस कंडीशन में अपन कहते हैं उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और ओवरऑल इस रिएक्शन को अपन कहते हैं चीज रिएक्शन। तो चीज रिएक्शन की जो कंडीशन आपकी है वो कब हो सकती है, जब आपने माओ इनहिबिटर काम में लिए हैं और माओ इनहिबिटर काम में लिए हैं उस कंडीशन में यदि आप चीज़ प्रोडक्ट खाते हो तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस आपकी हो सकती है। तो ये याद रखना है आपको। तो माओ इनहिबिटर के केस में जो क्या करता है आपका ये एडीआर जो इनकी है वो आपकी है चीज रिएक्शन। और जब भी चीज रिएक्शन आपकी होगी तो उसके केस में अपन ड्रग ऑफ चॉइस अपन काम मिलेंगे डीओसी जो आपकी होगी वो फेंटोलामाइन। फेंटोलामाइन आपकी ऐसी ड्रग है जिसको अपन नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की कैटेगरी में लेके चलते हैं। तो फेंटोलामाइन जो आपकी है ये चीज रिएक्शन के केस में अपन ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर काम में लेते हैं। फेंटोलामाइन नहीं है और ऑप्शन के अंदर टोलाजोलिन है तो वो भी आपका राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखने वाली बात जो है वो माओ इनहिबिटर की एक ही है कि यदि आप टायरामाइन ले रहे हो या चीज प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपको माओ इनहिबिटर नहीं देने हैं या कार्डियक पेशेंट जो आपका है उसको माओ इनहिबिटर नहीं देने। साथ के साथ मैं पहले बता चुका था यदि एसएसआरआई के साथ में आप माओ इनहिबिटर आप काम में एज ए को-एडमिनिस्टर्ड फॉर्म में काम में लोगे तो वहाँ पे हो सकता है सेरोटोनिन सिंड्रोम। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम भी कौन इंड्यूस कर सकता है आपका, माओ इनहिबिटर, यदि अपन एसएसआरआई के साथ में काम में ले रहे हैं। और दूसरा चीज रिएक्शन भी कौन कर सकता है आपका, माओ इनहिबिटर। तो यहाँ पे अपन ने एक तरह से कॉमनली लेके चलें इसको कि इसकी एडीआर क्या क्या होगी आपकी
यहां लिख दिया ADR ऑफ माओ इनहिबिटर, ठीक है। यहां हमने स्टार लगा के लिख दिया कि ये आपके कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं फॉर कार्डियक पेशेंट। क्यों? क्योंकि ड्यू टू चीज रिएक्शन। और चीज रिएक्शन क्या है आपकी? इसको अपन कहते हैं हाइपर टेंसिव क्राइसिस। एक बात पहला। दूसरे अपन बात करें, चीज रिएक्शन आपका हो, दूसरा अपन बात करें इसी के अंदर, ये आपका कॉज करता है, कॉज सेरोटोनिन सिंड्रोम, किसके साथ में? विद SSRI। तो ये आपका चीज रिएक्शन भी करेगा और साथ के साथ में सेरोटोनिन सिंड्रोम भी करेगा। सेरोटोनिन सिंड्रोम के केस में जो एंटीडोट है या सेरोटोनिन पॉइजन के केस में जो एंटीडोट आपका है वो साइप्रोहेप्टाइडिन आपका होगा। यदि अपन बात करें चीज रिएक्शन की अपन बात करें या हाइपरटेंसिव क्राइसिस की अपन बात करें तो वहाँ पे फेंटोलामाइन या टोलाजोलिन काम में लेना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट आपका था वो था डिप्रेशन से रिलेटेड, या अपन ऐसे कहें डिप्रेशन के केस में कौन कौन सी ड्रग अपन काम में लेंगे। अगला अपन लेकर चलते हैं कि मैनिया, क्योंकि अफेक्टिव डिसऑर्डर के केस में अपन ने पहले बताया था 3 डिसऑर्डर आपके हैं, एक तो आपका डिप्रेशन है, दूसरा आपका मैनिया है और तीसरा आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। तो यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं ड्रग फॉर मैनिया। तो मैनिया केस में कौन कौन सी ड्रग काम में लेंगे? मैं पहले बता चुका हूँ कि मैनिया का सिंपल सा मतलब है हाइपर एलिवेशन ऑफ ब्रेन विद डिस्ट्रक्टिव आइडिया या नेगेटिव आइडिया, उसको अपन मैनिया कहेंगे। और मैनिया केस में जो ड्रग आपकी काम आती है उसमें पहली जो ड्रग आपकी है वो है लिथियम। लिथियम ये कैटायन है, पहली बात लिथियम एक कैटायन है, इसलिए अपन इसको Li+ के फॉर्म में शो करते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात होगी। अब इसको अपन देखें कि लिथियम जो आपका, इसका जो इफेक्ट आपका है, इफेक्ट आफ्टर 1 से लेकर के 2 वीक, जब भी अपन लिथियम को काम में लेंगे तो इंस्टेंट इफेक्ट इसका नहीं आता, इसका इफेक्ट जो आपका रहता है आफ्टर 1 to 2 वीक आता है। तो कम से कम 1 वीक जो है इसके इफेक्ट के लिए जरूरी है। अब हम देखें कि लिथियम का जो इफेक्ट आपका 1 से 2 वीक ले रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग बेंजोडायज़ेपिन काम में लेते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, इसके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को स्पीडी करने के लिए यदि जल्दी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको लाना है तो वहाँ पर अपन काम में लेते हैं बेंजोडायज़ेपिन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया बेंजोडायज़ेपिन लाइक लोराज़ेपाम काम लेते हैं। लोराज़ेपाम किसके लिए? टू एनहांस बायोलॉजिकल इफेक्ट जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है उसको जल्दी लाने के लिए अपन काम में लेते हैं लोराज़ेपाम या कोई सा भी बेंजोडायज़ेपिन अपन काम में ले सकते हैं। मैंने पहले बताया था जो लिथियम आपका है, ये जो आपका है इसकी भी जो थेराप्यूटिक इंडेक्स आपकी है वो कम होती है, लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब रिक्वायरमेंट किसका होगा इसके अंदर? TDM। इसका मतलब डोज का एडजस्टमेंट अपन को करना ही पड़ेगा। अब जब डोज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो डोज के केस में अपन देखेंगे कि लिथियम की कितनी डोज आपकी थेराप्यूटिक है और कौन सी डोज आपकी टॉक्सिक होगी। तो यहाँ पे अपन लेके चलते हैं कि लिथियम को बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में लेके चलें तो वहाँ पे लिथियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, और यदि अपन एक्यूट मैनिया की बात करते हैं तो उसके केस में लिथियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले लिथियम की जो थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन आपकी है, थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन, इसको 2 तरह से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। एक तो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर और दूसरा आपका
एक्यूट मेनिया। तो एक्यूट मेनिया के केस में सीरम लेवल जो आपका है वो कितना होना चाहिए, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिथियम आपकी कितनी होनी चाहिए, और एक्यूट वो भी आपका बाइपोलर के केस में कितना होगा, और वो आपका एक्यूट मेनिया के केस में कितना होगा। यहां पर लेके चलते हैं 0.5 से लेकर के 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यदि हम 0.5 से लेकर के 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लेके चल रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है वो कॉन्सेंट्रेशन आपकी काम आएगी बाइपोलर डिसऑर्डर में, और ये आपकी होगी मेंटेनेंस थेरेपी। मेंटेनेंस थेरेपी, इसका मतलब मेंटेनेंस थेरेपी केस में जो लिथियम की कॉन्सेंट्रेशन आपकी है 0.5 से लेकर के 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपकी होगी। यदि अपन बात करें एक्यूट मेनिया की, अपन बात करें तो एक्यूट मेनिया के केस में जो कॉन्सेंट्रेशन आपकी है वो आपकी 0.8 से लेकर के 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यदि है तो हम ट्रीट करते हैं, एक्यूट मेनिया को ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मेनिया के टाइम पर लिथियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है या थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन आपकी है वो 0.8 से लेकर के 1.2 हो सकते हैं। अब हम देखें कि ऐसा कौन सा लेवल है जिस पर लिथियम जो आपका है वो टॉक्सिक हो जाता है। तो यहाँ पर अपन कहें टॉक्सिक लिथियम जो आपका है, टॉक्सिक लेवल ऑफ जो लिथियम है वो कौन सा होगा, उसको अपन कहते हैं एक तरह से यदि कॉन्सेंट्रेशन आपकी मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो उस कंडीशन में अपन कहेंगे उसको टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिथियम। तो जब भी टॉक्सिसिटी आपकी आएगी तो वो कब आएगी, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन या लिथियम की जो कॉन्सेंट्रेशन आपकी है 1.5 मिली इक्विवेलेंट से पर 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से आपकी ज़्यादा होगी। अब इसमें देखें कि जब भी लिथियम टॉक्सिसिटी आपकी रहती है उसको अपन 2-3 तरह से डिवाइड कर देते हैं कि एक तो आपकी टॉक्सिसिटी ऐसी रहती है जो कि माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में रहती है, और दूसरी आपकी रहती है सीवियर फॉर्म में। यहाँ पे अपन देखें लिथियम टॉक्सिसिटी, हमने पहले बता दिया था कि टॉक्सिक लेवल जो आपका है वो आपका होगा मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका ऑफ लिथियम। अब हम देखें कि जब भी टॉक्सिसिटी आपकी बड़ी है तो उसको 2 तरह से अपन डिवाइड कर देते हैं। एक आपका माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट टॉक्सिसिटी, तो उसके केस में सिम्टम आपके कौन कौन से आएंगे। और यदि बात करें टॉक्सिसिटी आपकी सीवियर है, सीवियर टॉक्सिसिटी, तो उसके केस में जो सिम्टम आपके कौन कौन से आएंगे। यदि माइल्ड टू मॉडरेट है तो उस कंडीशन में सबसे पहले होगी वॉमिटिंग, और दूसरा आपका रहता है इसके अंदर ट्रेमर, और ये आपका मोस्ट कॉमन है। यहां पर बात करें माइल्ड टू मॉडरेट के केस में मोस्ट कॉमन जो इफेक्ट आपका आता है या रिस्पॉन्स आपका आता है वो आपका ट्रेमर होगा। यदि सीवियर की अपन बात करें, सीवियर यहां पर मोर्टेलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। यदि मान के चलिए लेवल आपका सीवियर है, और सीवियर केस में यदि 3.5 से लेकर के आपका 4.0 मिली इक्विवेलेंट से यदि ज़्यादा है, सीवियर टॉक्सिसिटी कब होगी, जब लिथियम का लेवल 3.5 से लेकर के 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की कॉन्सेंट्रेशन में आपका आ रहा है, या ये कॉन्सेंट्रेशन लिथियम की आ रही है, तो उस कंडीशन में सीवियर टॉक्सिसिटी आपकी हो सकती है। तो सीवियर टॉक्सिसिटी के केस में होता है सबसे पहले सीजर होता है, सीजर के बाद में हाइपरथर्मिया, फिर आपका हाइपोटेंशन, फिर डेलीरियम, उसके बाद पेशेंट आपका कोमा में चला जाता है, और लास्ट में डेथ। तो अब जो सीवियर टॉक्सिसिटी आपकी थी उसके केस में डेथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे अपन देखें कि जब भी आपकी
टॉक्सिसिटी बड़ी है। हाँ, एक और है सीजर जो आपका हुआ है, हाइपरथर्मिया हुआ है, साथ के साथ में किडनी फेलियर होता है, किडनी फेलियर। अब इसमें अपन देखें कि जो लिथियम टॉक्सिसिटी आपकी रहती है उसके अंदर वॉमिटिंग भी आया, ट्रेमर भी आपका आया, सीजर भी आपका आया, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, डेलीरियम या किडनी फेलियर जो आपका था, ये सारे के सारे आए। तो ऐसी कंडीशन में अपन लेकर चलते हैं कि यहाँ पर अपन जो ट्रीटमेंट है वो क्या दें। अब यदि देखें कि सीवियर टॉक्सिसिटी आपकी है या लिथियम टॉक्सिसिटी आपकी है, तो उसके केस में किसी भी तरह का कोई एंटीडोट अपन काम में नहीं लेते। लिथियम टॉक्सिसिटी केस में या लिथियम पॉइजनिंग के केस में किसी भी तरह का कोई एंटीडोट काम में नहीं आता। वहाँ पे हमको करना पड़ता है डायलिसिस। और ये डायलिसिस जो आपका है, ये डायलिसिस ये अपन को कब करना पड़ता है, जब कॉन्सेंट्रेशन आपकी यदि क्रॉनिकली आपका है तो उस कंडीशन में भी डायलिसिस अपन करेंगे, और यदि एक्यूट लेवल है तो उस कंडीशन में भी हम लोग डायलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे अपन देखें, यहां लिख एंटीडोट की अपन बात करें तो नो एंटीडोट, कोई एंटीडोट लिथियम टॉक्सिसिटी केस में काम में नहीं ले सकते या अवेलेबल नहीं है। ओनली डायलिसिस कैन बी डन। कैन बी डन। तो यहां पे अपन जब एलिमिनेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यदि क्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन है तो वहां पे भी डायलिसिस करना पड़ता है, और एक्यूट कॉन्सेंट्रेशन है तो वहां पर भी हमको डायलिसिस करना पड़ता है। यदि अपन बात करें क्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन है, क्रॉनिक लेवल है, तो क्रॉनिक लेवल जो आपका होगा वहां पे डोज आपकी होगी मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्रॉनिक। और यदि एक्यूट है और उसमें डायलिसिस की अपन को जरूरत पड़ती है तो वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन आपकी है वो एक्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो आपकी है वो आपकी मोर देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर किडनी डैमेज होता है या किडनी फेलियर की कंडीशन आपकी रहती है। तो किडनी फेलियर की जो कंडीशन होती है तो उसके कारण होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ अपन देखें कि जब भी लिथियम टॉक्सिसिटी अपन बात करें तो वहाँ पे किडनी फेलियर भी आपका रहता है और उस कारण से डायबिटीज इंसिपिडस भी आपका रहता है। तो यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस जो आपका होगा तो उसके केस में हम एक डायूरेटिक अपन काम में लेते हैं, और उस डायूरेटिक का नाम है अमाइलोरिड, या अपन ऐसे कहें कि ड्रग इंड्यूस या लिथियम इंड्यूस डायबिटीज इंसिपिडस है तो उसके केस में कौन सा डायूरेटिक अपन काम में लेंगे, तो वहाँ पे आंसर होगा आपका अमाइलोरिड। तो यहाँ हमने लिख दिया लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस यदि है तो उसके केस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है या डायूरेटिक ऑफ चॉइस आपका है वो आपका होगा अमाइलोरिड। अब आपको याद रखनी है ये कब है, जब डायबिटीज इंसिपिडस आपकी ड्रग इंड्यूस्ड है या लिथियम इंड्यूस है। जनरली अपन क्या करते हैं कि जब भी लिथियम की अपन बात करें तो वहाँ पे डायूरेटिक नहीं देते। डायूरेटिक ना देने का जो कारण है वो है रीएब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि लिथियम क्या आपका कैटाइन है, और कैटाइन होने के कारण जो डायूरेटिक्स आपके हैं वो रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ने के कारण तो उस कंडीशन रीएब्जॉर्प्शन जो बढ़ने के कारण क्या होगा, जो लिथियम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो वहाँ पे लिथियम टॉक्सिसिटी का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसी के कारण हम डायूरेटिक काम में नहीं लेते इन केस ऑफ लिथियम। तो लिथियम के साथ में कभी भी डायूरेटिक काम में नहीं लेते, इनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। तो ये पार्ट अपना था मेनिया से रिलेटेड। अब हम देखें कि मेनिया के केस में और कौन कौन सी ड्रग है जिसको अपन काम में ले सकते हैं। देखिए मैं बता रहा था आपको, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर की अपन बात कर रहे थे, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो आपका है इसके अंदर एक तो आपका होगा मेनिया और दूसरा आपका होगा डिप्रेशन। यदि डिप्रेसिव फेज है तो उस कंडीशन में अपन क्या काम में लेंगे, और यदि मान के चलिए मैनिक फेज है तो उस कंडीशन में अपन क्या काम में लेंगे। यदि मेनिया है तो मेनिया है तो यहाँ पे जो ड्रग अपन काम में लेंगे, ड्रग काम में लेंगे हम लोग
लोराजी पाम प्लस लिथियम काम में लेंगे। लोराजी पाम प्लस लिथियम काम में लेंगे। इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि यदि पेशेंट आपका मेनिया का है और लोराजी पाम आपने काम में ले ली, उस कंडीशन में भी पेशेंट आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे अपन काम में लेते हैं एंटीसाइकोटिक। तो यहां पे अगला लिखा अपन ने ओलेंजापीन। ओलेंजापीन आल्सो यूज्ड when benzodiazepine not controlled mania। मेनिया को लोराजीपाम के थ्रू या बेंजोडाइजेपिन के थ्रू अपन स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं या रोक नहीं पा रहे हैं, तो अपन काम में लेते हैं एंटीसाइकोटिक काम में लेते हैं, और उसमें जो ड्रग आपकी है ओलेंजापीन अपन काम में लेते हैं। यदि मान के चलिए पेशेंट कैसा आपका रैपिड साइक्लर है, रैपिड साइकिल, इफ पेशेंट जो आपका है रैपिड साइक्लर है, बार बार अटैक आ रहे हैं उसको, रैपिड साइक्लर है, रैपिड साइक्लर का मतलब होता है मोर देन 4 अटैक पर ईयर, साल के अंदर 4 अटैक उसके आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसको अपन कहते हैं रैपिड साइक्लर कहते हैं। तो रैपिड साइक्लर के केस में जो ड्रग अपन काम में लेंगे वो आपकी होगी वेलप्रोइड। वेलप्रोइड, तो वेलप्रोइड जो आपका है वो कब अपन काम में लेंगे, यदि पेशेंट आपका रैपिड साइक्लर है तो वहाँ पे वेलप्रोइड अपन काम में लेंगे। यदि पेशेंट आपका बेंजोडाइजेपिन के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग ओलेंजापीन काम में लेंगे। और नॉर्मली अपन बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की अपन बात करें तो लोराजीपाम प्लस लिथियम को अपन मेनिया के केस में अपन ड्रग ऑफ चॉइस मान के चलते हैं। बात करें अपन डिप्रेशन की, जैसे डिप्रेसिव फेज है तो यहाँ पे अपन लेके चलते हैं। डिप्रेशन यदि है तो हमने क्या कहा पहले, यहाँ पे अपन काम में लेंगे लोराजी पाम काम में लेंगे प्लस लिथियम हम काम में, क्योंकि मेनिया वाली जो कंडीशन थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो एक्साइटेशन आपका था, हाइपर एलिवेशन आपका है, वो मैनिक फेज के अंदर आएगा। यदि डिप्रेसिव फेज है तो यहां पे अपन काम में लेते हैं लेमोट्राइजिन। लेमोट्राइजिन, और लेमोट्राइजिन आपकी है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। लेमोट्राइजिन क्या आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, और ये सोडियम चैनल ब्लॉकर के केस में अपन काम में लेते हैं, या सोडियम चैनल ब्लॉकर इसको अपन कह सकते हैं। तो लेमोट्राइजिन जो आपका है वो भी अपन काम में ले सकते हैं। फिर आपकी अगली जो ड्रग आपकी है वो लेमोट्राइजिन किस में आपका है, ये डिप्रेसिव फेज के अंदर। फिर अपन काम में लेते हैं कार्बामेजिपिन। कार्बामेजिपिन जो आपका है ये भी अपन काम में ले सकते हैं। कार्बामेजिपिन भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, और कार्बामेजिपिन के केस में बता दें आपको कि ये आपका ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं, और दूसरा आपका पार्शियल सीजर जितने भी आपके हैं उसके केस में ही इसको अपन ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आपके डिप्रेसिव फेज जो आपकी है उसके केस में कौन सी ड्रग काम में लेंगे, और यदि मैनिक फेज है तो उस कंडीशन में कौन सी ड्रग काम में लेंगे। तो आज क्या ओवरऑल आपका था एंटीसाइकोटिक से रिलेटेड जो पार्ट आपका था वो हो गया। दूसरी अपन बात करें डिप्रेशन से रिलेटेड जो ड्रग आपकी थी वो कंप्लीट हो गई। फिर मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड जो ड्रग आपकी थी वो कंप्लीट